गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 का पंच लेकर मैं आसिफ रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर से नई दिल्ली तक हमारी ताजा तरीन खबरों पर नजर रहती है। 5 के पंच में तय फॉर्मेट के मुताबिक कुछ बड़ी खबरें, अहम मौजुआत जिनकी तरफ एक एक करके हम बढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि क्या बड़ी डेवलपमेंट्स, कुछ बड़ी खबरें आज दिन भर रही हैं या इस वक्त सुर्खियों में है। आइंदा 24 घंटों के अंदर क्या होगा, क्या आसार नजर आते हैं। सियासी तौर पर हंगामा जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चाहे वो सरहद के उस तरफ हो या इस तरफ, उस पर आपको डिटेल्स बताएंगे। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ताजा तरीन कुछ बड़ी खबरें, इंतजामिया के कुछ कामकाज, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ मंसूबे जो सरकार ने इस वक्त हाथ में लिए हैं, उनको लेकर अवाम के कुछ सवाल जो आज के वक्त में हुक्मरानों से पूछे जा रहे हैं। डिटेल्स आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। ये तमाम चीजें जहां आप टेलीविजन स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक भी साथ साथ हम तक पहुंचाइएगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, अपनी बात रखिएगा। वहां पर भी आप कमेंट के जरिए, कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल, अपनी तजवीज या अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट 5 का पंच, जिसकी शुरुआत टॉप 5 खबरों के साथ होती है। 5 वो बड़ी खबरें जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं, जिनको आप ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा जिन पर बहस मुबाहिसा करते हैं, डिबेट्स, डिस्कशंस होती हैं। शुरुआत उन 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे और टॉप 5 में सबसे पहले आपको पीओजे के पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर इमरान खान को शदीद झटका लगा है। एक लंबी सियासी लड़ाई के बाद सरहद पार यानी उस तरफ वाला जो हिस्सा है, वहां इमरान खान यानी पीटीआई की हुकूमत बनी थी और पीटीआई के इत्तेहाद से यहां पर कामकाज चल रहा था। वन साइडेड विक्ट्री रही थी। लेकिन आज झटका उस वक्त लगा जहां मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीओजे के इलियास तनवीर, उनको नाअहल करार देकर शदीद झटका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो पीओजे के वाले हिस्से के हैं तनवीर इलियास, उन पर इल्जाम यह है कि तौहीन अदालत उनकी तरफ से की गई है, जिसके बाद सजा आज सुनाई गई। अदालत की तरफ से जब ये केस पहले भी इस पर समाअत की जा रही थी तो कई बार उन्हें बुलाया गया था और खबर ये पाकिस्तान मीडिया के हवाले से है कि वो अदालत में 2-3 मरतबा पेश ही नहीं हुए और आज अदालत ने बर्खास्त होने तक सजा सुनाई और उन्हें किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। अब वो किसी भी ओहदे पर, यानी जो आईनी ओहदा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या पीओजे के आइन के मुताबिक, वहां पर वो काम नहीं कर सकेंगे। अदालत ने नए वज़ीर आज़म पीओजे के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया है। पीओजे की तारीख में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया, अयोग्य करार दिया गया, उन्हें हटाया गया। तौहीन अदालत का जो मामला है वो क्या है, ये भी आपको बताते चले। तनवीर इलियास को अपनी तकरीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने पर पीओजे के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तलब किया था। आज वो पीओजे के हाई कोर्ट में पेश हुए मुजफ्फराबाद में, जहां पर अदालत ने उनके खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा की सरबराही में फुल बेंच की तरफ से की गई। जब भी वो तकरीर करते थे, कहा जाता है कि लहजा ऐसा था, धमकियां देते थे लोगों को या सियासी मुखालफिन को, बिलखुसूस डराते थे। उनके जो बयानात थे उन पर तबसरा इस तरीके से किया जाता था कि अमन कानून की सूरत हाल भी खराब हो सकती थी। लेकिन आज कोर्ट में पेश होकर गैर मशरूत माफी तो मांगी, लेकिन समाअत के दौरान वज़ीर आज़म पीओजे की तकारीर को, जो उनके क्लिप्स थे, जो अलग अलग स्टेजेस पर वो अपनी तकरीरें करते थे, बयान देते थे, आज वो चलाए गए, अदालत के अंदर बाज़ाब्ता सुनाए गए। तनवीर इलियास से तौहीन अदालत का एतराफ कराया गया और तनवीर इलियास ने यह भी कहा कि उनके किसी अल्फाज से जज हर्ट हुए तो गैर मशरूत माफी मांगता हूं, ताहम अदालत ने उनकी माफी मुस्तरद कर दी। ये आज अदालत के अंदर सारी बातें हुई हैं। तनवीर इलियास जो पीओजे के अंदर जिम्मेदारी संभाले हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच चीफ जस्टिस सईद अकरम की सरबराही में समाअत इस मामले पर आगे भी करेगा और बेंच में जस्टिस ख्वाजा नसीम, जस्टिस रजा अली खान भी शामिल है। अभी और भी केसेस बाकी हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी आईनी ओहदे के लिए तनवीर इलियास जो अब आज के बाद अहल नहीं होंगे। ये एक शदीद झटका इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर है। ये बड़ी खबर, इस वक्त बड़ी इस पर डिस्कशन, बड़ी इस पर चर्चा चल रही है और उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो भी इसे कुछ बातें इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए जब अदालत से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ ये एक साजिश थी जिसमें मुखालिफिन कामयाब हुए। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बात भारत के सुप्रीम कोर्ट की यानी अदालत उज़्मा की, जहां पर किस रियासत के अंदर कितनी अकलियतों की आबादी है, माइनॉरिटीज किस रियासत या किसी स्टेट या यूटी के अंदर कितनी है, तो इसमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों जिनमें राजस्थान और तेलंगाना है और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को तेलंगाना और राजस्थान के साथ, बाकी 2 यूटीज और 2 स्टेट्स के साथ अकलियतों की शनाख्त के मामले पर अपने जवाबात दाखिल करने के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया है और यह आखिरी मौका है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी के एम नटराजन मरकज की तरफ से पेश हुए, हुकूमत की तरफ से जवाब दिया। उन्होंने जस्टिस एस के कौल और ए अमानुल्लाह की बेंच को बताया कि राजस्थान और तेलंगाना से जवाबात का इंतजार अभी भी बाकी है और जम्मू कश्मीर से भी जुज़वी जवाब का इंतजार है। बेंच पर जोर दिया कि उन्हें अपने जवाबात पेश करने का आखिरी मौका दिया जाए। बेंच ने उन्हें जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का वक्त देते हुए कहा कि इस हुक्म की कॉपी दोनों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को भेजी जाए और उन्हें मुतल्ला किया जाए कि अगर वो मुकर्रर तारीख के अंदर ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो अदालत उज़्मा उनके जवाबात कबूल करने का मौका बंद कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मजीद समाअत जुलाई में मुलतवी कर दी और अदालत उज़्मा इन दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त भी शामिल थी, जिसमें रियासती सतह पर यानी स्टेट या यूटी लेवल पर अक़लियतों की शनाख्त के लिए रहनुमा खतूत या गाइडलाइंस वाज़ेह करने की हिदायत मांगी गई थी और ये इस्तदलाल करते हुए कि हिंदू 10 रियासतों में अक़लियत में है। तो अब किस स्टेट के अंदर कितनी आबादी अक़लियतों की है? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, इसके साथ साथ राजस्थान, ये वो स्टेट्स या यूटीज हैं जिन्हें मजीद 6 हफ्तों का वक्त मिला है। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो 6 हफ्तों के बाद हुकूमत की अदालत उज़्मा इससे इनकार कर देगी कि आप वक्त नहीं है, आपका जवाब ताखीर से आया। तो इस पर जवाब का इंतजार भी रहेगा। जम्मू कश्मीर भी इस फहरिस्त में है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर से इसका बराह रास्त लेना देना है। साल 2019 में वादी कश्मीर के बडगाम में मिसाइल से टकराने के बाद एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। 27 फरवरी की तारीख थी और यह ठीक उस वक्त हुआ था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक काफी सुर्खियों में थी। लेकिन इसके बाद फिजाइया के कोर्ट मार्शल के पास एक केस चला गया कि आखिर अपने ही वादी कश्मीर के यानी बडगाम वाले हिस्से में अपने ही मिसाइल से कैसे तैयारा गिर गया, कहां पर परेशानी रही, कहां पर कोताही बरती गई। तो इसमें कोर्ट मार्शल की तरफ से जो एयरफोर्स के कोर्ट मार्शल हैं उन्होंने ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी को बरतरफ कर दिया, उन्हें डिसमिस कर दिया। यह हेलीकॉप्टर 27 फरवरी 2019 को वादी कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर में जहां पर बडगाम में मिसाइल से टकराने के बाद गिरकर तबाह हुआ था, इस केस में यह फैसला आया और सुमन राय इस वक्त श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे जब उनसे यह लापरवाही हुई और उसके बाद नुकसान उठाना पड़ा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाजे के दौरान हेलीकॉप्टर को उस वक्त मिसाइल का निशाना बनाया गया जब वो वापस श्रीनगर जा रहा था। इसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार भारतीय फिजाइया के 6 एहलकार और जमीन पर एक शहरी हलाक हुआ जो एक सिविलियन था। कुल मिलाकर 7 लोग। और इधर इस वाकये का नोटिस जहां के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लिया गया था। मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद JCM की सिफारिश पर कार्रवाई की गई, यानी जो एक पैनल तश्कील दिया गया था उसने भी अपनी सिफारिशात सामने रखी और तयशुदा उसूल और जवाबित के मुताबिक एयर चीफ के अफसर को बरतरफ करने के लिए कोर्ट मार्शल की जो सिफारिशात पहले थी उनको कोर्ट के सामने रखा गया और यह जरूरी होता है कि JCM की सिफारिश को मंजूर किया जाए। फौजी अदालत का फैसला जल्द एयर चीफ को पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद वहां से भी रिपोर्ट आएगी। यह हेलीकॉप्टर MI-17 था। इस वाकये को उस वक्त जब होते हुए हमने देखा था कि 7 लोगों की मौत हुई थी और हेलीकॉप्टर 27 फरवरी 2019 को सुबह 10 बजे के करीब बडगाम में गिरकर तबाह हुआ था। इन्हीं दिनों बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की जो दहशतगर्द तंजीम है उनके तरबियती कैंप पर भी भारत की फिजाई हमलों के एक दिन बाद हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाका तैयारे नौशहरा में भी फिजाई लड़ाई जब हुई थी तो वहां फिजा में एक दूसरे का पीछा करते हुए मसरूफ थे। लेकिन ये उसी के आसपास का केस था, श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले का बीच वाला हिस्सा जहां पर यह गिरकर तबाह हुआ था। अब कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट मार्शल कोताही जो इस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर, वहां उनसे कोताही हुई, आज उन्हें इसमें सजा भी भुगतनी पड़ी। चौथी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम बदल रहा है, लेकिन 16 तारीख को फिलहाल 16 अप्रैल तक खुश्क मौसम से गुजरना होगा। हल्की सी गर्मी भी कुछ इलाकों में महसूस की जा रही है। जम्मू सूबे के अंदर ज्यादा इसका असर देखा जा रहा, लेकिन वादी कश्मीर को पीर पंचाल खित्ते के पुंछ जिले साथ जोड़ने वाली या मिलाने वाली जो मुगल शाहराह है, मुगल रोड है, उसका काम तकमील के करीब है। आइंदा 2 रोज में बहाली मुतवक्का है, ताहम मुख्तलिफ मकामात पर पसियां गिरने की वजह से बहाली में थोड़ा काम जो है वो रुकावट का सबब बन रहा है। ऐसे में ताजा तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुगल रोड है राना इकबाल, उनकी तरफ से भी तफसीलात दी गई कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान बर्फ हटाने का जो थोड़ा बहुत काम है शोपियां वाली साइड से भी और पीर की गली वाली यानी पूंछ वाली साइड से, उसे चंद जगहों से जो मलबा भी है वो भी बर्फ के साथ हटाकर शाहरा को बहाली के लिए इकदाम फौरी तौर पर उठाए जाएंगे। तो मुगल रोड जो वादी कश्मीर को शोपियां वाले हिस्से को पूंछ के साथ मिलाती है, तो जम्मू वालों के लिए भी एक मुतबादिल रास्ता, और नेशनल हाईवे बंद हो तो उसके लिए भी एक मुतबादिल रास्ता, खाना बदोशों के लिए एक मुतबादिल रास्ता। शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस कई माह तक बंद रहती है
और इस बार भी 4-4.5 माह बीत चुके हैं। शाहरा बंद है, काम गुज़श्ता माह कबल शुरू हुआ था जो अब तकमील के करीब है। मुगल रोड की बहाली ताखीर से मकामी लोग काफी परेशान हैं और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान इस शाहरा को दोबारा खोला जाएगा। डिटेल्स आगे चलकर इस पर और बताएंगे। पांचवी और बड़ी खबर, पूरे मुल्क के अंदर कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा जा रहा, आदादोशुमार बढ़ते जा रहे हैं और भारत में पिछले 24 घंटों में जहां पर इन्फेक्शन के नए केसेस 5,676 तक पहुंच गए हैं, यह रिकॉर्ड तोड़ इजाफा है। फाल केसेस बढ़कर 37,093 तक पहुंचे हैं और मरने वालों की तादाद भी 21,05,000, माफ कीजिएगा, जो इससे पहले अभी तक आदादोशुमार आए थे उसमें सबसे पहले आदादोशुमार पूरे मुल्क की सतह पर वजारत सेहत के मुताबिक वो भी बढ़े हैं। तो जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो यहां पर भी 24 घंटों में लगातार केसेस में बढ़ोतरी या इजाफा देखा जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान क्या केसेस रहेंगे, आदादोशुमार क्या बताएंगे, सरकारी तौर पर जो बुलेटिन सामने आएगा वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ साथ जम्मू कश्मीर तक भी कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। चलिए इससे पहले हम खबरों की तरफ जाएं, सीधा आपको जम्मू लिए चलते हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वादी कश्मीर से जम्मू इस वक्त लौटे हैं। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा जम्मू चलते हैं। नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं तो वर्ल्ड लेवल का अच्छा मल्टी मॉडल हब बन रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि ये डिज़ाइन भी अच्छा है और उसका काम टेंडर अभी निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके इसका भूमि पूजन करेंगे और ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की ओर से कटरा के लिए एक बहुत बड़ी भेंट होगी। और दूसरी भेंट है, उसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। जम्मू कश्मीर में हमारे मंत्रालय की तरफ से करीब 1,30,000 करोड़ के विकास कार्य हम कर रहे हैं और 2014 से 2023 तक हमने 500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। जम्मू कश्मीर में करीब 75,000 करोड़ की लागत से 1700 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग विशेष रूप से 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर की लंबाई में 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कर रहे हैं। 41, आप समझ लीजिए कि 2, 4, 5, 6 नहीं, हम 41 टनल बना रहे हैं और उसमें आप सबके लिए अभिमान है कि आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल जोजिला टनल जो कारगिल के नीचे है, जो बाल्टाल है जहाँ से बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है। कल हम वही थे, हमारे मनोज जी थे, डॉक्टर साहब थे, जितेंद्र सिंह जी थे और सब ने हमने उसका निरीक्षण किया और उसका करीब 38% काम पूरा हुआ है। उसके बाद में जो झेड़मोर टनल है उसका भी काफ़ी काम पूरा हुआ। अक्टूबर में आधा रोड और टनल शुरू करने के बारे में हमें आदरणीय एलजी साहब ने आदेश दिया है और अक्टूबर में हम उसको भी खोलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पहाड़ी है और आपको पता है कि वर्ल्ड में जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेल, इसके अनेक प्रकार की बातें वहाँ होती है। तो हमने उस समय जम्मू कश्मीर में करीब 18 रोप वे और केबल कार के प्रपोजल मंजूर किए हैं, करीब 5,000 करोड़ के, और उसमें से काफ़ी कामों की जल्दी शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सीआरएफ के तहत 4,500 करोड़ के काम स्वीकृत किए हैं। चलिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि अब दौरा लगभग खत्म करने जा रहे हैं, आज दिन भर क्या कुछ सूरत हाल अभी तक है कामकाज की का भी जायजा उन्होंने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर लिया है। कश्मीर सूबे से जम्मू वापस लौटे थे और थोड़ी देर पहले उन्होंने कटरा में भी, जहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी दी है, थोड़ी देर में आगे चलकर वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे।
कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर कटरा के अंदर वो पहुंचे थे और भवन का जायजा लेने के साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर एक इंपॉर्टेंट टनल जो कि दो इंपॉर्टेंट हिस्सों को मिलाती है, उस टनल का भी आज उन्होंने इफ्तिताह किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर उनके साथ थे, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके साथ थे। जम्मू कश्मीर में जहां पर श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग उनके साथ थे, और कटरा की तस्वीरें आपके सामने जहां पर वो दर्शन के लिए भी आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे। हालांकि इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग में वो पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अब वो ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से इकदामात मरकजी सरकार की जानिब से कौमी शाहराहों को या राब्ता सड़कों को बेहतर करने के लिए किए जाते हैं या किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उनके साथ हैं, और ये कटरा की तस्वीरें हैं जहां पर इंतजामात को पहले ही हतमी शक्ल दी गई थी, और वो अंडरपास जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार की तरफ से बनाया गया है, उस अंडरपास पर भी वहां पर भी सरकार की जानिब से आज कामकाज का जायजा लिया गया। नितिन गडकरी यहां पर भी पहुंचे थे, ब्रीफ किया गया श्राइन बोर्ड की तरफ से, और ये वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो आज वर्चुअली दिखाया गया कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनना है, इसकी शक्ल क्या होगी, कैसे इसको आइंदा दिनों के अंदर प्लान के मुताबिक बनाया जाएगा। और ये तस्वीरें रामबन बनिहाल की हैं, जहां पर आज एक इंपॉर्टेंट टनल जो दो इलाकों को जोड़ती है, वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ, जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल हुआ। वहां पर उनके साथ मिनिस्टर फॉर स्टेट हाईवेज रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट रिटायर्ड जनरल वीके सिंह भी साथ थे, डीडीसी चेयरपर्सन बनिहाल रामबन में उनके साथ थी, और दीगर कई अहम शख्सियात भी। लेकिन दूसरी तरफ नितिन गडकरी के इस दौरे की मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इस पर रद्द-ए-अमल भी जाहिर कर रही हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी, जिनने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल भी उनने कुछ चीजों को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन आज उनने फिर मांग की कि कुछ जिम्मेदारियां तय करना इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी है। अल्ताफ बुखारी को फटाफट से सुनते हैं, जिन्होंने कहा कि इस वक्त नेशनल हाईवे के ऊपर जो नुकसान अब तक लोगों को पहुंचाया गया, सरकारी खजाने को पहुंचाया गया, उसकी भरपाई कौन करेगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी तय करे। बाकी जो कामकाज किया जाना है, जिसके लिए ऐलान मरकजी वजीर ने किए हैं, उसका भी उन्होंने इस्तकबाल किया। जिसे मैं कहता हूं क्रिएटर जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे, और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रैटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ people of Jammu and Kashmir and अपनी पार्टी है। नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं, और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी। चलिए, अल्ताफ बुखारी रिएक्ट कर रहे थे नितिन गडकरी ने जो ऐलान किए थे उस पर इज़हार तशक्कुर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं भारत और चीन को लेकर, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है, विवाद है। साल 2019-20 के बाद जिस तरीके से गलवान के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद तनाव जरूर बना हुआ है और ज्यादा हालात खराब होते हुए हमने देखे। लेकिन एक आरटीआई में सरकार का एक जवाब आया, और कुछ लोग इसे चौंकाने वाला जवाब भी कहते हैं। पुणे के कारोबारी की तरफ से आरटीआई में कुछ सवाल पूछे गए थे, और भारत और चीन के दरमियान जो इलाकाई हुकूक हैं, इसे लेकर लगातार बढ़ते हुए तसादुम के दरमियान आरटीआई में केंद्र सरकार की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से हैरान करने वाला जवाब आया, जिसमें कहा गया कि यह फिक्र का मौजू है। लेकिन हुकूमत ने अपने जवाब में कहा कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी इलाकों में अमूमी तौर पर बताए जाने वाला LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ही नहीं। पुणे के कारोबारी प्रफुल्ल सारदा, जो कि हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त पुणे से ज्वाइन किए हुए हैं, उनके जरिए आरटीआई एक्ट के तहत कुछ डिटेल्स मांगी गई थी, जानकारी वो हासिल करना चाह रहे थे। जवाब हुकूमत से मांगा था, और सारदा की तरफ से वजारत दाखिला से LAC के बारे में जानकारी मांगी गई थी। लेकिन आरटीआई में जो जवाब आया, उसने कुछ सवाल टेक्निकली भी खड़े किए हैं, और ये वो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें सारदा को जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया, और ये मानने से सरकार इनकार करी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ही नहीं। सवालात क्या थे, क्या टेक्निकल पॉइंट्स थे जो रेज किए गए थे, इस पर बात करेंगे। प्रफुल्ल सारदा साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी समय देने के लिए। पुणे से हमारे साथ हैं, मारूफ कारोबारी हैं, एक्टिविस्ट हैं, और इस सारी सूरत हाल पर नजर रखते हैं। एक बाकायदा रिसर्च के बाद इन्होंने ये सारी चीजें तैयार की होंगी, जिसके बाद इन्होंने आरटीआई फाइल की। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये बताइएगा कि कौन से ऐसे टेक्निकल या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारदा जी जो आपने सरकार के सामने रखे थे, और जवाब में एग्जैक्टली होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आरटीआई में?
एप्लीकेशन जो किया था वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को किया था। वहां से मेरा एप्लीकेशन जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस को ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने पूछा कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC है उसके बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए कि उसका बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है, और पिछले कई सालों में सरकार ने इस पे क्या ठोस कदम उठाए हैं कि जिस वजह से हमारा LAC और LOC दोनों सिक्योर रहे। तो मुझे जो चौंकाने वाली जानकारी जो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से दी गई थी, उन्होंने उसमें क्लियर ये कहा है कि देयर इज नो LAC बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर इसको लेके अगर कॉमन परसेप्शन अगर बनता तो अभी जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन वहां पे बॉर्डर पे हो रही है उसे हम लोग अवॉइड कर सकते थे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पिछले इतने कई सालों से जो गवर्नमेंट हमारी बॉर्डर की रक्षा करने के लिए जो हमारे जवान जो वहां पे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कौन सी बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं और किस तरह से हमारा देश जो है वो सिक्योर रहेगा। हम LOC की तो बात कर लेते हैं, LOC के बारे में गवर्नमेंट हर वो पॉसिबल जानकारी देने के लिए रेडी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जो POK को भी बताता है। लेकिन जैसे ही चाइना की बात आती है तो इस बारे में जो है उनका ये क्लियरली कहना है कि देयर इज नो LAC बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो चाइना अगर आज जो जगह क्लेम कर रहा है क्या वो सही में उनकी है, या इंडिया जो क्लेम कर रहा है वो जगह हमारी है? हमारे जो जवान जो 24 घंटे हम अपनी आंखों में तेल डाल के वहां पे हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वो कौन सी बॉर्डर बचा रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। दूसरा, जैसे ही मैंने डोकलाम और गलवान घाटी के बारे में जब मैंने जानकारी मांगी थी तो उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया, डिस्क्लोजर of information will affect sovereignty, integrity of India, the security, strategic, scientific और economic interest of a state relation with a foreign countries। आप एक बार आपका स्टैंड क्लियर कर लीजिए कि आपको चाइना के साथ रिलेशन कैसे चाहिए। एक तरफ आप बॉयकॉट चाइना की बात करते हो, एक तरफ आप डोकलाम और गलवान के रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो आप उसे देने के लिए अग्री नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आ रहा है या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का दोगलापन जो है वो सामने दिखाई देता है। एक तो आप मान लो कि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, या दूसरा अगर आप चाइना का मुकाबला कर सकते हो तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाइए मत। देखिए आर्टिकल 370 कश्मीर से अबॉलिश हो गया, जम्मू कश्मीर से, तो वहां की हर कोई जानकारी मिलती है। लेकिन डोकलाम के बारे में आर्टिकल 370 एप्लीकेबल है भी नहीं, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है। उसके बारे में गवर्नमेंट वीडियोस रिलीज करती है, उसके बारे में प्रेस रिलीज करती है, लेकिन जैसे ये इंफॉर्मेशन आम आदमी तक पहुंचाने की बात आती है जिससे हर आम आदमी जो है इंडियन आर्मी के बारे में प्राउड फील करेगा, उस इंफॉर्मेशन को देने से सरकार मना कर दी थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एक तो सरकार ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो सारे देशवासी छुपाने की कोशिश कर रही है, या दूसरा हम जो है वो चाइना के सामने विवश नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने और डिफेंस ने इसका संज्ञान लेना चाहिए और देश और दुनिया के सामने ये दिखाना चाहिए कि हम किसी भी हालत में चाइना से कमजोर नहीं है। हम हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट 24/7 कर सकते हैं और उसके लिए हमें किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि शक की उंगली जो है वो इस जगह उठती है कि 1959 के बाद भी हमने देखा, जिसको मैकमोहन लाइन भी कहा गया, उसके बाद चीन की तरफ से, चाइना की तरफ से कई दावे किए जाते रहे और बहुत बार हमने देखा वायलेशन भी LAC के आसपास हुई। ये सारी चीजें अगर होती रही, 2013 और 14 में भी हमने देखा, तब तक भी 320 से ज्यादा बार हमने देखा कि सीज फायर वायलेशंस होती रही। एक तरफ ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत या सरकार ये मानने से इनकार कर रही कि LAC है ही नहीं। अगर है नहीं तो फिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं जो आज तक वायलेशंस और फिर झड़पें? डोकलाम हमारे सामने है, लद्दाख का नॉर्दर्न पार्ट जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमारे सामने है। ये सारी चीजें, यानी ये टेक्निकलिटीज आप कह रहे हैं कि इस पर सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। आज जवाब से भी इस चीज का एहसास हुआ। जी, सरकार ने इससे चुप्पी साधी हुई है। सीज फायर वायलेशन LAC पे भी हुए हैं। अगर LAC पे अगर सीज फायर वायलेशन हुए तो उसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है? RTI में मुझे क्लियरली कहा गया है कि डिटेल्स ऑफ सीज फायर वायलेशन एट डोकलाम एंड LAC आर एग्जम्प्टेड। इसका मतलब सरकार मान रही है LAC है। ये सरकार का RTI का जवाब है। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि LAC है ही नहीं। तो हम कौन से जवाब को सही माने? डिफेंस वालों को सही माने कि एक्सटर्नल अफेयर्स वालों को सही माने? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि दोनों ने एक साथ में एक जगह पर बैठ के इन सब बातों को जो है क्लैरिफाई करना चाहिए और देश के सामने जो है वो सच रखना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए, आप और मैं, हमें देश के डिफेंस मिनिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन नहीं है। वो हमारी देश के बॉर्डर की रक्षा हर तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से कर रही है। हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, उनको घर में घुस के मारा है।
चाइना के भी जो वीडियोज आए थे उसमें भी हमने चाइना के जवानों को पीछे ढकेला है, लेकिन वो एलएसी के बारे में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? उन्होंने एलएसी के बारे में जवाब देना चाहिए, देश और दुनिया को बता देना चाहिए कि हमारे पास ये बॉर्डर है, ये हमारा इलाका है, इसके अंदर आने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन इसमें देश का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में चाइना को उनके जवाब में हमें आंसर देना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सारदा जी, हमें वक्त देने के लिए। पुणे से आप हमारे साथ रहे और इनकी तरफ से आरटीआई फाइल की गई थी, बड़े टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो पूछे गए थे सरकार से। और जब थोड़ा सा पीछे हम चले जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो चीन की तरफ से 1959 तक की जो मैकमोहन लाइन कहलाती थी, एक शिमला कन्वेंशन हुआ था 3 जुलाई 1914 को, जहां मैकमोहन लाइन जो उस वक्त डिक्लेयर कर दी गई थी भारत और चीन के दरमियान, जो तिब्बत से आकर भारत की सरहदों से, यानी इस जिसको आज एलएसी कहा जाता है, इन एरियाज के साथ टकराती है। लेकिन चीनी सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई फॉर्मल ऑब्जेक्शन मैकमोहन लाइन को जनवरी 1959 तक नहीं किया गया। और ज़ाओ एनलाई, जो कि उस वक्त फर्स्ट प्रीमियर थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, उनकी तरफ से उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भारत के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको खत लिखा गया था। तो उस वक्त उनकी तरफ से पहला सवाल उठाया गया था। उसके बाद मैप्स अलग अलग तरीके से, फिर 62 की जंग, सारी चीजें हमने देखी। तो वो सारी चीजें डिस्कस करते 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 बात यहां तक पहुंची कि सीज फायर वायलेशन थमा ही नहीं, बहुत बार हुआ। अब जब आरटीआई फाइल की गई, जो हमारे साथ अभी प्रफुल्ल सारदा जी थे, ज्वाइन किए हुए थे महाराष्ट्र से, इन्होंने आरटीआई फाइल की, तो उन्होंने कहा कि जवाब में थोड़ा सा तजाद है। डिफेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री थोड़ा सा शायद कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है, जिसमें एक जगह यह नजर आता है कि वायलेशंस अगर हो रही हैं तो फिर एलएसी है, दूसरी जगह अगर वायलेशंस नहीं होती तो शायद फिर हम इस जवाब को मान लेते। शायद ये सेटिस्फैक्टरी आंसर होता जो आज आरटीआई के जरिए दिया गया, जिसमें भारत सरकार कह रही कि एलएसी भारत और चीन के दरमियान दरअसल है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब मरकजी वजीर नितिन गडकरी की हम बता रहे थे, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, लेकिन मरकजी वजीर की तरफ से लगातार कुछ और बयानात भी आए हैं। और वित्त मंत्री यानी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं और आईएमएफ की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में वो भारत की तरफ से नुमाइंदगी कर रही है, लेकिन भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर निर्मला सीतारमण का एक बयान सामने आया, जिसमें विदेशी मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया और जवाब में उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं कि भारत में अन्याय, वायलेंस, मुसलमानों को तशद्दुद के साथ जोड़कर देखा जाता है, ये सारी चीजें आप एक तरफ रख लीजिए, उन रिपोर्ट्स को एक तरफ रखिए। और हकीकत यह है कि रिपोर्ट्स तैयार करने वाले कभी इधर आए ही नहीं, यानी हिंदुस्तान कभी आए ही नहीं, जमीनी सूरत-ए-हाल जो उससे नावाकिफ है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण वाशिंगटन डीसी अमेरिका में एक अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी PIIE में मुल्क के बारे में मनफी मगरबी तस्वुर का जवाब दे रही थी और वज़ीर खजाना यहां हिंदुस्तानी मईशत की लचक और तरक्की पर भी बात कर रही थी और सरमायाकारी या सरमाए की आमद को मुतासिर करने वाले जो मफरूजे हैं, इन पर PII की सदर एडम एस पोसन के जवाब देते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इस पर एक नजर डालें। उन लोगों की तरफ से लगाए जाने वाले सवालात या जो लोगों के इल्जामात हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं वेस्टर्न कुछ मीडिया का, एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने जिक्र किया, जमीन पर जो चीजें हुई ही नहीं उस पर भी रिपोर्ट पेश कर देते। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में इस वक्त सारी चीजें बेहतर हैं और हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी है। अगर आप सरहद पार दूसरी तरफ देखेंगे तो शियाज के साथ, हजाराज के साथ, बलूचिज के साथ, दीगर कम्युनिटीज के साथ, माइनॉरिटीज के साथ वहां क्या हो रहा है, कैसे मुस्लिम अक़लियतें हिंदुस्तान के अंदर तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, ये बातें तो की जा रही हैं, लेकिन मगरबी प्रेस में फैलाई जाने वाली रिपोर्टिंग पर सवाल उनकी तरफ से उठाया गया और अपना रद्दमल जाहिर करते हुए एक तफसीली जवाब इस ब्रीफिंग में वज़ीर खजाना ने दिया। India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan.
Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? हिंदू तो हिंदू, लेकिन मुसलमान भी पाकिस्तान के अंदर नहीं छोड़े गए। और ये जो रिपोर्ट्स वेस्टर्न मीडिया की तरफ से पेश की जाती हैं, ये जमीनी हकायक से वाकिफ है ही नहीं। उन तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर रही थी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण, जो कि अमेरिका में है। IMF की एक मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक तहकीकी इदारे में, जहां पर कुछ सवालों के जवाब वो दे रही थी। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की फिर से आपको बताते हैं। जम्मू के अंदर श्रीनगर की तरह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों के दौरान मजीद पेशरफ्त होगी, बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है, लेकिन स्मार्ट सिटी परियोजना पर जम्मू के अंदर सवाल है, क्योंकि वाटर ATM लगाए तो गए हैं, लेकिन बिजली के कनेक्शन ना होने पर लोगों ने सवाल उठाए। और कई इलाकों में जहां पर ये ATM मशीनें लगी हैं, आसपास रास्ते थे और ATM मशीनें वाटर के लिए, ये वो बैंक से जुड़ी हुई नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी। करोड़ों रुपए इन पर खर्च हो रही हैं, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है और कुछ इलाकों में सफाई तक का नामो निशान नहीं है और कूड़े के ढेर चारों तरफ इन मशीनों के इस वक्त नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों ऐसे सिटीज हैं, दो बड़े शहर हैं, श्रीनगर और जम्मू, जहां पर वक्तन फक्तन सवाल उठाए गए हैं। लेकिन जम्मू की ये तस्वीरें आपके सामने, वाटर ATMs तो लगाए गए, लेकिन आज सवालों के घेरे में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रशासन है। लोग नाराजगी जता रहे हैं कि आपने सारी चीजें तो कर दी, बोर्ड्स, होर्डिंग्स, आपने पैम्फलेट, सारी चीजें आपने हर जगह पर डिवाइड की, लेकिन असल में जो काम करना था वो हुआ ही नहीं। और इस पर और डिटेल्स लेंगे, जम्मू चलते हैं। रितिका राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। रितिका, क्या और डिटेल्स हैं? JMC प्रशासन ने क्या किया है? तस्वीर तो हम बता रहे हैं, इस पर दूसरी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड भी सामने आया है? क्योंकि हमारी जो जानकारी है 5 से 6 महीने होने लगे हैं, ATMs तो लग चुके हैं, लेकिन पानी कुछ एक इलाकों से जो लीकेज का मसला है वो अपनी जगह, लेकिन वाटर कनेक्शन भी है, जो बिजली के कनेक्शन थे जिस पर असल में चलना, जिसके बिना फेल ये सारा सिस्टम हो जाता है, वो आज के समय में भी नहीं है। आपको बता देना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू में अलग अलग 15 ऐसे स्थान हैं जहां पे ये वाटर ATM लगाए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि आम लोगों को कम पैसे में साफ और स्वच्छ पानी की सुविधा देना। लेकिन 1 अप्रैल को जो कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए था आम जनता की सुविधा के लिए, वो अब तक 11 से 12 तारीख होने को आ गया है समय, लेकिन अभी तक ये सर्विस स्टार्ट नहीं हो पाई है। वजह है कि यहाँ पे अभी तक ना ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और ना ही यहाँ पे वाटर कनेक्शन दिए गए हैं, जिसके चलते ये सर्विस स्टार्ट नहीं हो पाई है और आम जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। और जहां तक इसके शुरू होने की बात है, नगर निगम की तरफ से ये कुछ सुनने में आ रहा है कि आवेदन तो कर दिया है, परंतु अभी तक इसको लेके किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी वो लोग इसका कार्य शुरू करेंगे, परंतु तब तक बर्बादी होती हुई यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। ये मंजूरी मतलब किस प्रकार की? क्या ये अपने हाथ में JMC के सारी चीजें आउटसोर्स किया गया है किसी को? जी, आपको बता दें कि नगर निगम के हिसाब से बिजली के कनेक्शन के लिए भी यहाँ पे आवेदन दिया गया है, पानी के कनेक्शन के लिए भी यहाँ पे आवेदन दिया गया है और कहीं ना कहीं ये आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद ही यहाँ पे कनेक्शन भी दिया जाएगा और उसके बाद ही जो ATM सर्विस है यहाँ पे वो स्टार्ट कर दी जाएगी और लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के प्रयास भी करवाए जाएंगे। जानकारी देने के लिए, ATM ये हैं जो जहां से लोग, जैसे
जम्मू कश्मीर के अंदर साउथ कश्मीर पुलवामा में मिल्क एटीएम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एटीएम मशीन की तर्ज पर काम करता है और यहां से भी लोग साफ पानी पी सकते थे, शुद्ध जल उनको मिलना था। लेकिन शुद्ध जल कैसा होगा उसकी पहली तस्वीर आपके सामने है। लापरवाही सीधे तौर पर जेएमसी के सामने और कूड़े के अंबार में ये इलाके तब्दील इस वक्त हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज कहा जा रहा कि अभी मंजूरी नहीं, जो ऑफिशियल वर्जन हम तक पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं, बात सुविधाओं की हो रही है, सहूलियात की हो रही। तो रामबन के अंदर भी जहां पर लोगों की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया, जिला रामबन का इलाका गगवाल है, सरधमनी, कमाड़ी और नाल के लोगों ने आज खामोश एहतजाज किया। सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, नाराजगी थी। जहां पर टीवी टावर था, फैलती सड़क की इस वक्त जो एक्सटेंशन का काम शुरू किया गया है, कुशादगी का काम था, लेकिन मुतलका इलाके के लोगों को सड़क की सहूलत फराहम की जा सके। मकसद तो यह था। एहतजाज पर बैठे जो लोग थे वो गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा के साथ आज बात करते हुए बता रहे थे कि सड़क के तमाम लवाजमात मुकम्मल किए गए, लेकिन यह बात उनके लिए मायूस कुन है कि जहां सीरियल नंबर 39 पर उनकी सड़क का नाम था, अब वो फहरिस्त से गायब है, जिस पर लोगों ने सख्त एतराज जताते हुए बताया कि अगर उनका मुतालबा जिस पर फौरी तौर गौर न किया गया तो मजीद एहतजाज होंगे, सूरत हाल और भी खराब होगी। रामबन की तस्वीरें जहां पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया, 3 इलाके के लोगों ने, हजारों की आबादी इस इलाके के अंदर इस सड़क पर जो डिपेंड है, गगवाल, सरधमनी और कमाड़ी और नाल के लोग जो मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बच्चियां भी आगे थी, खवातीन आगे थी, महिलाएं साथ थी और कुछ मुतालबात सरकार के सामने रखे गए। का ये आज सबसे पहला मकसद ये है कि जो हमारा एक रोड था जो टीवी टावर से लेकर गुगवाल और वाई प्राइमरी स्कूल जो है खरेल से होके हुए जाता था, जो अपना इसको क्या बोलते हैं सरधमनी तक जाता था। इस रोड की हर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने सभी कंप्लीट की, चाहे उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, चाहे लोगों की जो थी बातें थी, लोगों ने जो वहाँ से देना था, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बावजूद ये थी नबार्ड के अंदर सीरियल नंबर 39 रोड थी जो हमारी, और इसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बावजूद भी जो आज की हमने देखा कि उसमें जो है अभी जो है वो लिस्ट में नहीं है और नहीं वो रोड जो है सैंक्शन है वगैरह। हम जितने भी लोग हैं इस पंचायत परनोद बी के ऊपर गुगवाल, सरधमनी, सब भी जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आए हैं कि हमें ये रोड चाहिए, ठीक है। और इस रोड को जो है दोबारा से हम डिमांड करते हैं एलजी साहब से भी और क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड के ऊपर जो है जरूर गौर फरमाएं। सर, आज हम आपकी वसात से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह देना चाहते हैं कि आज के जो खामोश हमारा यहाँ पर आप एहतजाज देख रहे हैं, ये सिर्फ इस चीज़ का अंदिया है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा हक बनता है, जो प्रायोरिटी रोड की होनी चाहिए और जो फॉर्मेलिटीज़ लेकर सारे जो कागज़ कंप्लीट हुए हैं, आज हम ये चाह रहे थे कि शायद बहुत जल्द सेक्शन का ऐलान हो और हमें खुशियाँ के तौर पर इस दिन को बनाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि न जाने किस शख्स की मिली भगत से जो है आज ये इस तरह का खेल होकर 39 सीरियल नंबर पे जो है सना टू सना रोड जो है ऐड किया गया है। लिहाजा हम आपकी वसात से कह देना चाहते हैं कि आज का हमारा खामोश एहतजाज होगा, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको संजीदगी से नहीं लिया तो आइंदा का जो प्रोटेस्ट हमारा होगा वो नेशनल हाईवे पे होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जी, हम चाहते हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है और ये नहीं होनी चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम 4-5 सालों से जब से हम बने कंटिन्यू यही गुहार लगाते हैं कि हमें रोड चाहिए। हमारे बच्चों का फ्यूचर ज़ाया हो रहा है, दिन ब दिन उनकी एज बढ़ती जा रही है, वो स्कूलों तक नहीं पहुँचते। यहाँ पे जंगलाती एरिया जैसे कि स्कूल नहीं जा सकते हैं, जानवरों का डर होता है। जैसे स्कूल आते रोड होता तो हमें स्कूल पास में होता, बच्चे गाड़ियों में जाते, और कोई माँ बहन बीमार होती है, जैसे किसी का डिलीवरी केस होता है तो उनको रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। और शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि हमें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते, आधे लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। तो सर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करती हूँ कि हमारी तरफ गौर फरमाए, और मैं धन्यवाद करूंगी कि अगर हमें ये रोड के मसले में हमारा साथ दें तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, रामबन के अंदर गगवाल, सरधमनी, कमाड़ी और नाल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कल तक सड़क लिस्ट में थी लेकिन आज बाहर है, सीरियल नंबर 39 से गायब हुई है, जिस पर एतराज जताया जा रहा था। होप्सो के इंतजामिया इसको कंसिडरेशन में ली। इस प्रोग्राम में यानी 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।